Assalamu alaikum students. Welcome to academic reading and writing. Students, we are discussing clauses and their types, and we will discuss participle clauses today. Let's start. Participle clause is a form of adverbial clause which enables to say information in a more economical way. Adverb clause हमने पहले पढ़ा है, तो ये भी एक एडवर्बल क्लॉज की एक फॉर्म है जिसमें इंफॉर्मेशन को थोड़ा इकोनॉमिकल वे में बयान कर दिया जाता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे हम एडवर्बल क्लॉज को यूज़ करके पार्टिसिपल क्लॉज की फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन को मोर इकोनॉमिकल वे में कैसे कन्वे कर सकते हैं। वी कैन यूज़ पार्टिसिपल क्लॉजेज व्हेन द पार्टिसिपल एंड द वर्ब इन द मेन क्लॉज हैव द सेम सब्जेक्ट। अच्छा, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये हम सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एक सब्जेक्ट हो। इसके एग्जांपल हम देखते हैं, वेटिंग फॉर जॉन आई मेड सम टी। जॉन का इंतज़ार करते हुए मैंने चाय तैयार की। अब ये देखें कि जॉन का इंतज़ार भी मैंने किया और चाय भी मैंने तैयार की, तो इन दोनों जो क्लॉजेज़ हैं इनका सब्जेक्ट सेम है। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा किसी और अंदाज में देखते हैं, वेटिंग फॉर जॉन द केटल बॉइल्ड, तो अब इसका यहाँ पर ये मतलब बनेगा, दिस वुड सजेस्ट दैट द केटल वॉज वेटिंग फॉर जॉन। तो ऐसा नहीं है, और यहाँ पर हमने उस सब्जेक्ट को स्पेसिफाई किया है और ये इन दोनों क्लॉजेज में शेयर किया है। ओके, अब ये हम देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट पार्टिसिपल का डिफरेंट है और मेन वर्ब का डिफरेंट है तो ये दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे। किस तरह से? वेदर परमिटिंग वी मे ड्राइव टू द बीच। अब यहाँ पर दो हमारे सब्जेक्ट हैं, एक तो वेदर है और दूसरा वी है। तो मौसम अगर इजाज़त देगा या मौसम को देखते हुए हम हो सकता है कि बीच की तरफ ड्राइव करें। तो अगर तो उनका शेयर्ड सब्जेक्ट है तो फिर एक ही सब्जेक्ट के साथ जो हमारी पार्टिसिपल क्लॉज है उसके लिए सब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो फिर हम उनको अलग अलग मेंशन करेंगे। थोड़ी डिटेल देखते हैं ये बनता कैसे है। पार्टिसिपल क्लॉजेज कैन बी फॉर्म्ड विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा के हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेते हैं, और अगर ये किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं यूज़ हो रहा है तो हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। तो ये किसी और तरीके से इस्तेमाल होगा, लाइक ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा और ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं द प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। शाउटिंग लाउडली, पीटर वॉकड होम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों क्लॉजेज में पीटर इज़ द कॉमन सब्जेक्ट, और अगर हम इसको दूसरी सेंस में देखें तो इसका मतलब ये है कि पीटर अपने घर गया ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाता हुआ। तो पीटर वॉज शाउटिंग, शाउटिंग लाउडली का मतलब यही होना है, पीटर वॉज शाउटिंग लाउडली एंड ही वॉज वॉकिंग होम या ही वॉकड होम। तो इस एक लॉन्ग सेंटेंस को एक इकोनॉमिकल वे में इस तरीके से बयान कर दिया गया। अब इसकी दूसरी फॉर्म देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। जब हम ईडी, अगर तो रेगुलर वर्ब्स हैं तो ईडी लगा देते हैं उसके साथ और हम उसका पास्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। नॉर्मली हम यही कहते हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड एज पास्ट पार्टिसिपल। तो अगर इरेगुलर वर्ब है तो उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो ये याद रखने के लिए ठीक है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल की जाए, चाहे वो रेगुलर है या फिर वो इरेगुलर है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, शाउटेड एट लाउडली पीटर वॉकड होम। अब यहाँ पे पीटर शाउट नहीं कर रहा है बल्कि कोई और पीटर के ऊपर शाउट कर रहा है। समवन वाज शाउटिंग एट पीटर। जब पीटर अपने घर गया या घर की तरफ वो चला तो उसके ऊपर किसी ने ज़ोर से चिल्लाया। तो ये पूरी एक बात है जिसको बड़े इकोनॉमिकल वे में शाउटेड एट लाउडली पीटर वॉकड होम।
To emphasize that one action was before another, then we can use a perfect participle. अगर हमने ये बताना है कि पहले एक काम हुआ है फिर उसके बाद दूसरा काम हुआ है, तो वहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? हैविंग। अब आप ये देखिए, हैव के साथ आईएनजी लगाया हमने, हैविंग, और उसके बाद फिर पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया। ठीक है। हैविंग वन द मैच, सुसन जम्प्ड फॉर जॉय। अब सुसन खुशी से उछली, और उसकी रीज़न क्या थी? उसने मैच जीत चुकी थी, यानी कि उसने पहले मैच जीता है। इसका मतलब ये है कि उसने पहले मैच जीता है, फिर उसके बाद उसने खुशी से जंप किया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ अगर हम देखें तो ये टाइम क्लॉज को रिप्लेस करता है। टाइम क्लॉज में क्या आता है? व्हेन, कब, किस वक्त, किस चीज़ के पहले या किस चीज़ के बाद, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, वो आती है। तो यहाँ पर दो क्लॉजेज़ हैं। एक तरफ तो वो क्लॉज है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्लॉज है, जो टाइम को रिप्लेस करी, टाइम क्लॉज को रिप्लेस करी, और दूसरी उसकी मेन क्लॉज है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लुकिंग थ्रू द थिंग्स इन माई ड्रॉर आई केम अक्रॉस सम ओल्ड फोटोग्राफ्स। मुझे कुछ ओल्ड फोटोग्राफ्स मिली। कब? जब मैं अपने दराज के अंदर मौजूद चीज़ों को देख रही थी। और अगर हम इसको वाइल के साथ देखें, वाइल आई वॉज लुकिंग थ्रू द थिंग्स इन माई ड्रॉर, तो ऑनवर्ड फिर आई केम अक्रॉस सम ओल्ड फोटोग्राफ्स। तो यहाँ पर हमने वर्ड्स को इकोनॉमिकली यूज़ किया है कि एक लॉन्ग सेंटेंस को हमने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। इकोनॉमिकल वे में इसकी इंफॉर्मेशन हमने दी है। दूसरे एग्जांपल देखते हैं। सर्चिंग फॉर हिज फोन, एलेक्स नॉक्ड ओवर द लैम्प। अब एलेक्स ने लैम्प गिरा दिया है। कब गिराया है? जब वो अपने फ़ोन को तलाश कर रहा था। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वाइल ही वॉज सर्चिंग हिज फोन, और फिर उसने अपना लैम्प गिरा दिया। दूसरे में इसके एग्जांपल देते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। टू रिप्लेस अ क्लॉज ऑफ रीज़न, रिजल्ट, एंड इन पास्ट सिंपल, बिकॉज, एज, सो, सिंस, और उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। तो जो कोई कॉज एंड इफेक्ट होगा, और या पास्ट सिंपल में अगर हमने बात करनी हो, तो फिर जहाँ पर वर्ड्स आते हैं, जैसे कंजंक्शन आते हैं, जहाँ पर हमने कॉज एंड इफेक्ट की बात करनी होती है, उस पूरी क्लॉज को रिप्लेस करके और उसके साथ उसकी मेन क्लॉज लगेगी। फॉर एग्जांपल, फीलिंग एक्सट्रीमली टायर्ड, आई डिसाइडेड टू रेस्ट अंडर अ ट्री। तो अब इसका जो एक्चुअल सेंटेंस है वो क्या है? बिकॉज आई फेल्ट एक्सट्रीमली टायर्ड, आई डिसाइडेड टू रेस्ट अंडर अ ट्री। तो ये एक्चुअली मैंने ट्री के नीचे रेस्ट करने के लिए कब फैसला किया? जब मैंने बहुत ज़्यादा थकन महसूस की। तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा इकोनॉमिकल वे में बयान किया गया। अब दूसरा देखते हैं। नॉट नोइंग हाउ मच द सिटी टूर वुड कॉस्ट, नहीं मालूम था कि एक सिटी टूर का कितना खर्चा आता है। आई आस्क्ड द ट्रेवल एजेंट, तो मैंने ट्रेवल एजेंट से पूछ लिया। अब यहाँ पर पास्ट सिंपल में है, एक जो रीज़न है वो ये है कि आई डिडंट नो, मुझे नहीं मालूम था, हाउ मच द सिटी टूर वुड कॉस्ट, कि सिटी टूर का क्या ख़र्चा उठेगा या क्या कॉस्ट आएगी। तो मैंने ट्रेवल एजेंट से पूछ लिया। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे देखा कि हमने कैसे ये बनता है, फॉर्म कैसे होता है, दूसरा ये कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कैसे यूज़ करते हैं, और फर्दर थोड़ा सा अगर हम देखें इसका, इट कैन बी यूज्ड विद डिफरेंट कंजंक्शंस एंड प्रपोजिशंस। अब इसे हम डिफरेंट कंजंक्शंस या प्रपोजिशंस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक आफ्टर, व्हाइल, सिंस, ऑन, ऑल्दो, etc. For example, after finishing her degree,
शी वेंट टू लिव इन लंदन। वो लंदन रहने के लिए चली गई जब उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की। तो आफ्टर फिनिशिंग हर डिग्री में कर दिया, हमने ये नहीं कहा आफ्टर शी फिनिश्ड हर डिग्री एंड शी वेंट टू लिव इन लंदन। तो इस आफ्टर शी फिनिश्ड की जगह पे फिनिशिंग कर दिया, उसमें से शी को भी निकाल दिया, इन दोनों का जो है सब्जेक्ट हमने कॉमन कर दिया। ऑन रीचिंग द डिपार्टमेंट स्टोर शी वेंट स्ट्रेट टू कस्टमर सर्विस। जैसे ही वो डिपार्टमेंट स्टोर पहुंची और वो सीधा कस्टमर सर्विस के काउंटर पे गई। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि व्हेन शी रीच्ड द डिपार्टमेंट स्टोर की जगह पे ऑन रीचिंग द डिपार्टमेंट स्टोर कर दिया गया। व्हाइल या फिर although knowing there will be difficulties, I still think we should go ahead with the plan. मैं अभी भी ये सोच रही हूँ कि हमें अपने प्लान पे अमल कर लेना चाहिए, हालांकि मुझे मालूम है कि इसमें बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, या ये जानते हुए भी कि बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, मैं फिर भी सोचती हूँ कि हमें इस प्लान के साथ चलना चाहिए, इस प्लान पे अमल करना चाहिए। तो वाइल या अल्दो नोइंग देयर विल बी डिफ़िकल्टीज, तो एक्चुअली ये है कि वाइल आई नो, मुझे मालूम है कि इसके साथ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, मगर फिर भी मैं ये कहूँगी कि हमें इस प्लान पे अमल करना चाहिए। तो इसको भी थोड़ा सा इकोनॉमिकल वे में हमने पार्टिसिपल के ज़रिए बयान किया। अब हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। इंस्टेड ऑफ अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द पैसिव वॉइस। अब ये पैसिव वॉइस में बयान किए जाने वाले सब्जेक्ट और वर्ब की जगह पे ये इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शॉक्ड बाय द ट्रेजेडी, दे डिडंट नो व्हाट टू से। अब ये जो शॉक्ड बाय ट्रेजेडी है ये एक्चुअली पैसिव वॉइस में है, और कौन हुए हैं शॉक्ड? जो जिन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहें। अब इसको थोड़ा सा इसकी डिटेल देखते हैं। दे वर शॉक्ड बाय द ट्रेजेडी एंड डिडंट नो व्हाट टू से। अब ये देखें कि इसके अंदर हमारा ये एक कंबाइंड सेंटेंस है। दे वर शॉक्ड बाय द ट्रेजेडी इज़ अ कंप्लीट क्लॉज। अगर हम एंड को निकाल के दूसरे सेंटेंस का हम सब्जेक्ट लगा दें दे, तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस बन जाएंगे, मगर इसको हमने कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा है। शॉक्ड बाय द ट्रेजेडी दे डिडंट नो व्हाट टू से। एक्चुअली ये जो हम पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं ये सिंपल सेंटेंसेस या कंबाइंड सेंटेंसेस को कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टर्न्ड बाय द व्यू फ्रॉम आवर होटल विंडो वी डिडंट वांट टू लीव। अब हमारी होटल विंडो से इतना खूबसूरत हमें मंज़र नज़र आ रहा था कि हम वहाँ से जाना नहीं चाह रहे थे। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये एक कंबाइंड सेंटेंस के अंदर डिवाइड हो सकता है, और इवन ये दो सिंपल सेंटेंसेस के अंदर भी डिवाइड हो सकता है। टू प्लेस द इफ क्लॉज इन अ कंडीशनल सेंटेंस कंटेनिंग पैसिव वॉइस। तो अगर वाले सेंटेंसेस में जहाँ पर हम कंडीशन की बात करते हैं, अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, कॉजल इफेक्ट आ जाता है उसके अंदर, तो या फिर कंडीशन आ जाती है। Stored in the fridge, the pudding will keep for up to 1 week. अगर उसे फ्रिज में रखा जाएगा तो पुडिंग 1 हफ्ते के लिए महफूज रह सकती है। तो यहाँ पर हमने इफ़ इट इज़ स्टोर्ड इन द फ्रिज की जगह पे हमने क्या किया, जस्ट स्टोर्ड इन द फ्रिज कर दिया, और फिर आगे हमने एक पूरा सेंटेंस दे दिया। दूसरा देखते हैं। अनलेस अदरवाइज इंस्ट्रक्टेड व्हेन द फायर अलार्म्स गोज ऑफ गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग थ्रू द साइड एंट्रेंस। जब तक आपको कोई और इंस्ट्रक्शन ना दी गई हो तब तक आपने क्या करना है कि जैसे ही फायर अलार्म ऑफ होगा आपने बिल्डिंग की साइड एंट्रेंस से बाहर चले जाना है। तो इसको अगर हम दूसरे अंदाज में देखें, इफ़ यू आर नॉट अदरवाइज इंस्ट्रक्टेड, और फिर आगे यू मस्ट गो आउटसाइड, गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग थ्रू द साइड एंट्रेंस व्हेन द फायर अलार्म गोज ऑफ।
तो ये 2-3 सेंटेंसेस हैं जिनको एक सेंटेंस बनाया गया है और इसके अंदर सिर्फ आप ये देखें कि अनलेस अदरवाइज इंस्ट्रक्टेड व्हेन द फायर अलार्म गोज ऑफ गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग थ्रू द साइड एंट्रेंस, इसके अंदर हमें कहीं पे भी इसका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है और जबकि हमें पता है कि ये सारे का सारा पैसिव में है और ये किसी दूसरे को मुखातिब करके ये सब कुछ कहा जा रहा है और जिसको मुखातिब किया जा रहा है वो शख्स का यहाँ पे जिक्र नहीं है। It can be used with when, until, once, if, unless. For example, once defrosted, it can be frozen again. तो once defrosted, एक बार जब ये defrost हो गया, it cannot be frozen again, तो इसको दोबारा फ्रीज नहीं किया जा सकता। once it has been defrosted, एक्चुअली इसका मतलब ये है कि अगर एक बार इसको डीफ्रोस्ट कर दिया गया या हो चुका तो इसको दोबारा फ्रोज़न कंडीशन में नहीं लाया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन विद आवर टॉपिक ऑफ क्लॉजेज एंड टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आखिर पार्टिसिपल क्लॉज की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। जब हमने दूसरे क्लॉजेज पर बात की है तो ये बात बड़ी हम नोटिस करेंगे कि ये पार्टिसिपल क्लॉज को एक्चुअली 2 या 3 सेंटेंसेस को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक लंबे से सेंटेंस को एक छोटे से सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पार्टिसिपल क्लॉज के ज़रिए हम सिंपल से कम्प्लेक्स में और कंपाउंड से कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी सारी टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं फ्रेजेस की और क्लॉजेस की, एक्चुअली इनका मकसद सिर्फ यही है सीखने का। एक तो हमें स्ट्रक्चर का पता लगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। दूसरा ये है कि हमें पता हो कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके ये सेंटेंस फॉर्म किए गए हैं। अगर हमने इनको सिंप्लीफाई करना है तो हम कौन कौन से स्टेप्स हैं फॉलो करेंगे जिनको, तो हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो आगे हम जो हमारा टॉपिक होगा वो सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंसेस क्रिएट करना और सिंपल सेंटेंसेस से कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्रिएट करना और इसी तरह कम्प्लेक्स सेंटेंसेस से कंपाउंड एंड सिंपल सेंटेंसेस क्रिएट करना और कंपाउंड सेंटेंसेस से कम्प्लेक्स एंड सिंपल सेंटेंसेस क्रिएट करना। तो ये सारे जो टेक्निक्स मैंने आपको क्लॉजेस की और फ्रेजेस की जो बताई हैं, ये सारी की सारी इस कन्वर्जन में ही यूज़ होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को किसी बात की या किसी पॉइंट की नहीं समझ आई होगी तो इजी क्लास के प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।